नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं रमेश चौहान आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट में। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, किसी भी पेपर के अंदर या कोई भी एग्जाम आप देने वाले हो, उसके अंदर पढ़ने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको कम से कम पता तो लगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं हमसे। तो यानी कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रिपरेशन भी साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए यहाँ पर अपने यूँ कहा जाएगा कि जो प्लेटफॉर्म है हमारा यूट्यूब चैनल के ऊपर ही हम आपके लिए यहाँ पे एमसीक्यू की सीरीज जो उसको कंटिन्यू करे हुए हैं। इसकी ये तीसरी क्लास है। तो साथियों, चलो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आप सभी के लिए। एचटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और एचटेट 2023 का नोटिफिकेशन के साथ साथ हमारे सिलेबस में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। और हमने अपने जो है प्लेटफॉर्म पर यानी कि अपने एप्लीकेशन पर एचटेट 2023 के लिए प्रॉपर तरीके से बैच लॉन्च करा हुआ है। तो मेरे प्यारे मित्रों, समय बहुत कम है, जल्दी से जाइए और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और अपने आप को इस कोर्स में क्या बोलते हैं उसको, एनरोल करें और बेनिफिट उठाइए। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक्स को। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो किसके रिगार्डिंग है? वो कहता है पार्टनरशिप। तो देखिए, कहता है एवरी पार्टनर एक्ट्स इन द कैपेसिटी ऑफ। तो कहता है प्रत्येक पार्टनर या प्रत्येक साझेदार भूमिका निभाता है या एक्ट करता है किसके फॉर्म में? तो वहां पे उसको एज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल के रोल अदा करने पड़ते हैं, ओनली एजेंट के रोल अदा करने पड़ते हैं, या फिर ओनली प्रिंसिपल ऑफ द फर्म इसके रोल अदा करने पड़ते हैं, या नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमारे पास जो पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप के अंदर या फर्म के अंदर कोई भी पार्टनर होता है तो वो फर्म का मालिक भी होता है और वो फर्म का एजेंट भी होता है। ठीक है। एजेंट एजेंट का काम क्या होता है? फर्म के लिए काम ढूंढना। ठीक है भाई, यानी कि ग्राहक ढूंढना। तो एजेंट वही काम करता है। तो यहाँ पे जो पार्टनर होता है वो एज ए एजेंट यानी कि काम ढूंढने वाला और साथ के साथ उसका मालिक, दोनों के रोल यहाँ पे उसको अदा करने पड़ते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात है इधर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कहता है कि वो क्षतिपूर्ति से संबंधित की बात कर रहा है। भाई हमारे पास है ना कि भाई 3-4 ऑप्शंस रखे हुए हैं और हमसे वो पूछता है कि बताइए इनमें से कौन से कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, ध्यान दें, इनमें से कौन से कॉन्ट्रैक्ट में क्षतिपूर्ति का संबंध पाया जाता है, या कौन से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साफ साफ बोला गया है कि यहाँ पे क्षतिपूर्ति करी जाएगी अगर कुछ भी होता है। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन 1 यानी कि मरीन इंश्योरेंस, ऑप्शन बी यानी कि फायर इंश्योरेंस, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन 4 लाइफ इंश्योरेंस। तो ध्यान दें, क्षतिपूर्ति सिर्फ जनरल इंश्योरेंस में करी जा सकती है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में तो मतलब ही नहीं। तो यानी कि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और ये हमारे पास ऑप्शन 3 यानी कि बोथ ऑफ दीज इज द राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 3, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी एग्जिस्ट ऑन द टाइम ऑफ। कहते हैं जब आप जीवन बीमा कराते हो तो जीवन बीमा कराते वक्त आपका यूं कहा जाए कि भी इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरेबल या इंश्योरेबल इंटरेस्ट वो किस समय होना चाहिए? किस समय का मतलब यहाँ पे किस टाइम पे होना चाहिए? ऑप्शन ए, टेकिंग द पॉलिसी यानी कि वाइल टेकिंग द पॉलिसी, जब आप पॉलिसी खरीद रहे हो उस वक्त आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, मैच्योरिटी पे। ऑप्शन नंबर 3, दोनों पे। ऑप्शन नंबर 4, कहीं भी नहीं या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में है ना भाई, देखो मैं इस सीधा सीधा एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि फैमिली के मामले में तो आप समझ नहीं पाओगे। इधर देखिए, एक एम्प्लॉय है और एक एम्प्लॉयर है। क्लियर है? अब ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की नाम से या इसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकता है, पता है ना? अब आप कहोगे हाँ सर कर सकता है ऐसा। तो एक बात बताओ, वो एम्प्लॉय क्या सारी जिंदगी इसका एम्प्लॉयर के पास रहेगा? नहीं सर, वो तो एम्प्लॉय बदल भी देगा। यहाँ पे ध्यान दो, जब एम्प्लॉयर ने उसके नाम पे पॉलिसी खरीदी थी तब उसका इंटरेस्ट था। बाद में एम्प्लॉय कहीं पे भी जाए फर्क नहीं पड़ता, एम्प्लॉयर उसका क्लेम लेने के लिए तैयार है। यानी कि जीवन बीमा की दशा में जो आपका बीमा योग्य हित है ना, वो जब आप पॉलिसी टेक कर रहे हो, पॉलिसी परचेज कर रहे हो,
तब उसी वक्त आपको यहाँ पे दिखाना होता है। ठीक है भाई, जीवन बीमा पॉलिसी में, बाकी में नहीं। क्लियर? यानी कि मेच्योरिटी पे वो आपसे ये नहीं पूछेगा बताओ ये तेरा क्या लगता था क्या था, नहीं, हो गया भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैंने इस पर्सन के नाम पे पॉलिसी परचेज कर रखा है, बात खत्म। तो जीवन बीमा पॉलिसी में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो आपको पॉलिसी लेने के टाइम पे ही दिखाना होता है, शो करना होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंस। तो कहते हैं कि भी सॉरी अश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस नहीं अश्योरेंस। तो ये कहते हैं कि निम्न में से कौन सा ऐसा अनुबंध है जिसके अंदर अश्योरेंस मिलता है। तो देखिए, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस और अश्योरेंस ये दो अलग अलग चीजें हैं भाई। अश्योरेंस का मतलब गारंटीड है भाई, गारंटी है कि आपको वो चीज मिलेगी ही मिलेगी। इंश्योरेंस का मतलब नहीं, गारंटी तो नहीं देते, जितना नुकसान आपका हो जाएगा ना हम जांच परख के देखेंगे कि भी कितना आपको देना है, यानी कि वहां पर सिर्फ इंश्योरेंस है कि भी आपको देखेंगे क्लेम कितना देंगे कि नहीं देंगे, वहां पर काट छाट होती है, लेकिन इसमें डेफिनेटली टेंशन मत लो, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में पाया जाता है और कहीं नहीं। ना ये मरीन में, अश्योरेंस मरीन में इंश्योरेंस में भी नहीं दिया जाता, अश्योरेंस आपका हेल्थ इंश्योरेंस में भी नहीं दिया जाता, अश्योरेंस आपका फायर इंश्योरेंस में भी नहीं दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जीवन बीमा अगर कराया है तो उसी पर आपको अश्योरेंस मिलता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ द फॉलोइंग कार्ड होल्डर्स या विच इन केस ऑफ विच कार्ड होल्डर्स कैन स्पेंड मनी ओनली अप टू द बैलेंस इन हिज अकाउंट। भाई वो कौन सा कार्ड है जिसके धारक को सिर्फ तभी तक पैसा खर्च करने की अथॉरिटी है जब तक उसके खाते में पैसा हो। तो सीधा सीधा भाई डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड मतलब इनको है ना यूँ समझिए कि जो क्रेडिट कार्ड है ना वो तो होता है पोस्ट पेड कार्ड, ठीक है, पोस्ट पेड। और यूं का सॉरी पेड पेड पेड। और ये जो हमारे पास डेबिट कार्ड है ना ये प्रीपेड है, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा होगा तो आप खर्च कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, पोस्ट पेड में आप खर्च करते जाओ, बाद में ले लेंगे आपसे। तो यहाँ पे जो डेबिट कार्ड है ना उसी के अंदर ये क्वालिटी होती है कि जब तक आपके अकाउंट में पैसा आप खर्च कर सकते हो उसके बाद आप खर्च नहीं कर सकते। नेक्स्ट, विच बैंक सर्विस परमिट्स विड्रॉल ऑफ मनी मोर देन द बैलेंस इन द अकाउंट। वो बैंक द्वारा अवेलेबल कौन सी सर्विस है जिसके द्वारा आप अपने बैंक अकाउंट में बड़ी अमाउंट से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर पाते हो। तो यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट नहीं है, तो नहीं है। बैंकर चेक, जी नहीं, ये भी नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट, जी हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटेट करता है हमको कि अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम एक सर्टेन लिमिट का एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक से निकाल सकते हैं, भले ही हमारे अकाउंट में पैसे हो या ना हो। नेक्स्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस इन केस ऑफ। तो कहते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ना आपको उस वक्त पक्का दिखाना होता है जब आपको हानि होगी, यानी कि यूं कहा जाए कि जब लॉस हो जाता है तब उस वक्त आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट शो करना है। तो यहाँ पे कहते हैं भी कौन से में, तो देखिए इस सिचुएशन में कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के टाइम पे, ठीक है, यूं कहा जाए कि भी फायर इंश्योरेंस के टाइम पे, या यूं कहा जाए मरीन इंश्योरेंस के टाइम पे। तो कौन से टाइम पे आपको दिखाना होगा या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आप देखिए कौन सा करोगे इधर। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे जो कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस में तो सर अभी अभी तो हम लोगों ने पढ़ा उसमें तो अश्योरेंस मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात कहते हैं कि इसके अंदर जो यूं कहा जाए कि भी इंटरेस्ट जो दिखाया जाता है वो तो सिर्फ और सिर्फ किस टाइम पे, जब आपका इंश्योरेंस लिया जा रहा होता है, यानी कि वाइल टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी उस वक्त। तो यहाँ पे ये कह देना कि भी एंड पे या लॉस होने पे क्लेम वो दिखाना होगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो ना, ये तो सुटेबल नहीं है। फायर इंश्योरेंस तो जी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। तो मरीन इंश्योरेंस में, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट है ना ह्यूज क्वांटिटी में होती है हमारे पास देखने को, तो यहाँ पे कहता है मरीन इंश्योरेंस में कहा जाता है कि भी आपका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ना तो वो लॉस होने के टाइम पे भी आपको दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रैक्ट अटमोस्ट गुड फेथ। वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर अटमोस्ट गुड फेथ की क्वालिटी मौजूद होना जरूरी है। तो देखो भाई, इंश्योरेंस कोई भी हो उसमें ये सभी में होता है, तो यहाँ पे इन सभी के अंदर है तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है भाई, यानी कि गहरा विश्वास। नेक्स्ट, इंडिविजुअल ऑफ द फर्म हु गेट्स कंपनसेट इन द इवेंट ऑफ लॉस इज नोन एज। तो कहते हैं देखिए कोई भी इंडिविजुअल है यानी कि व्यक्ति है या फर्म है जो हानि होने पर कंपनसेट रिसीव करता है, जिसको कंपनसेशन मिलता है, उसको जाना जाता है इंश्योरर के रूप में, इंश्योर्ड के रूप में, इधर वन और इधर टू और नॉन ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा,
ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो आपको मैं बता देता हूं इंश्योरर कौन होता है। इंश्योरर होता है बीमा करने वाला। ठीक है, ये थोड़ा साफ साफ लिख दूं ताकि बाद में आपको की माना है समझ जाओ इसको। तो बीमा करने वाला यानी कि बीमा करता। ठीक है, और ये इंश्योर्ड होता है जिसका बीमा किया जाए यानी कि बीमा धारक। अब अगर लॉस होता है तो लॉस, ये लॉस को बियर करने वाला और ये जिसको लॉस हुआ है तो ये व्यक्ति इसको पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे वही तो कहा किसको कंपनसेशन मिलेगा, तो बीमा धारक को मिलेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब सर ये भी तो हो सकता है इधर वन इधर टू, नहीं नहीं नहीं, देखिए इसने कहा या तो एक और या दो। अब ये या तो एक और या यो दो वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अगर ये चीज होती तो ऐसा होता ही नहीं इधर। ठीक है, तो ये ऑप्शन 3 तो वैसे ही मतलब डल है, नील बटा सन्नाटा, इसका कोई फायदा नहीं। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। कहता है इनमें से कौन सा इंश्योरेंस का फंक्शन नहीं है, इंश्योरेंस का काम नहीं है। तो यहाँ पे रिस्क शेयरिंग, तो जी हाँ ये इंश्योरेंस का काम तो है सर। असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, चलो सोचेंगे इसके बारे में, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। लैंडिंग ऑफ फंड्स, चलो देखेंगे सर ये भी। और नॉन ऑफ द अबव, तो कौन सा है, तो ध्यान दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, तो कौन सा नहीं है यहाँ पे, ध्यान दे। तो कौन सा नहीं है, आपको क्या लगता है, रिस्क शेयरिंग। तो मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंश्योरेंस की वजह से वो अपना रिस्क शेयर कर पा रही है, यस और नो, बताइए, यस और नो। अच्छा कर पा रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि जो रिस्क शेयरिंग है वो हमारे पास किसके अंदर, इंश्योरेंस के अंदर मौजूद होता है। ओके सर। उसके बाद, उसके बाद अगला पॉइंट, उसके बाद अगला पॉइंट असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, बताइए। ये कहता है असिस्ट इन, असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, तो कौन सा हुआ। चल आप भी वापस फिर से, मैं भी भूल गया इस बात को। देखो आप इस बात को समझिए, असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन ये कहता है भाई पूंजी निर्माण में सहायक, ये थोड़ा सा मैं इंग्लिश में बोल रहा था, पूंजी निर्माण में सहायक। ठीक है, पूंजी निर्माण में सहायक। उससे अगला जो पॉइंट है ना वो कहते हैं लैंडिंग फंड्स, फंड्स जनरेट करने में, फंड्स देने में, या यूं कहा जाए लैंडिंग फंड का मतलब यार आप कह सकते हो एक तरीके से लोन देना, मान लो आप लोन देना। ठीक है, तो अभी आप बताइए इसके बिहाफ पे, अब तो बता ही पाओगे, तो थोड़े बहुत कमेंट कर दो ताकि पता तो लगे। अच्छा, तो इधर जो सिचुएशन है हमारे पास वो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर इधर दिया हुआ है हमारे पास उसके अंदर रिस्क शेयरिंग, ये भी हमारे पास किसकी, इंश्योरेंस की क्वालिटी है, इंश्योरेंस का जो कहा जाए फीचर है भाई। असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, जी हाँ कैपिटल फॉर्मेशन में ये हमारी मदद करता है। ये बात क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से हमने क्या पढ़ा था जब अपनी क्लास के अंदर, अगर आप एप्लीकेशन पे मौजूद हो तो वहां पे हमने देखा था कि जो हमारे पास इंश्योरेंस है ना सर, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी भी पाई जाती है। और इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी मतलब वो यही तो है, कैपिटल फॉर्मेशन में तो हेल्प करेगा। यहाँ पे लोन देना ये डाउटफुल है। तो ऑप्शन 3 मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि ये मुझे इसकी क्वालिटी नहीं लग रही है, बिल्कुल भी नहीं लग रही है, किसी भी एंगल से नहीं लग रही है। और नॉन ऑफ द अबव का तो मतलब ही नहीं है, तो वैसे ही option है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर जहां तक मेरा अंदेशा है। ठीक है, उसके बाद अब, ठीक है भाई क्लास ओवर हो चुकी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आपके सामने कुछ क्वेश्चंस थे। देखा जाए तो इनकी लैंग्वेज को मैंने थोड़ा सा टिपिकल ही रखा और बाद में उनको आसान बनाने की कोशिश करी। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि एग्जाम के अंदर अब की बार कैसी लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे हमें कोई आइडिया नहीं है। तो हमें थोड़ा सा टफ लैंग्वेज के क्वेश्चंस का भी यहाँ पे यूँ कहा जाए कि नॉलेज मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसी के साथ जाने से पहले मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, एस्टेट 2023 का बैच हमारी एप्लीकेशन पर एग्जाम फैक्ट अकेडमी का जो हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और अपनी प्रिपरेशन के अंदर चार चांद लगाइए। हमारी जो है अकाउंट्स की क्लासेस वहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं और बिजनेस स्टडीज की हमारे पास 9 से 10 क्लासेस वहाँ पर हो चुकी हैं। यानी कि अप्रॉक्सीमेट हम अगर ओवरऑल देखा जाए तो लगभग हमारा
ऐसे मान लो कि भी 60% सिलेबस वहाँ पे कवर अप हो चुका है, ठीक है? तो आप जो बाकी समय बचा है उसमें भी आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को चार चाँद लगाने के लिए, बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए, एक सीरियस अटेम्प्ट देने के लिए आइए और हमारा एप्लीकेशन जॉइन करें और मात्र ₹699 की फीस के अंदर आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए मेरे मित्रों, मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।